सतपुते साहब, आपने जब एसबीआई लाइफ के बारे में जिक्र करा तो कहा इसमें पिछले हफ्ते विपसॉ नजर आया। जी जी। विपसॉ मतलब क्या? वॉलेटिलिटी, अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी, खूब इधर उधर भटक रहा था, ऐसा कुछ क्या? आशीष जी, देखिए, विप्सॉ विप्सॉ इज अ हाँ, टेक्निकल टर्म्स जो हम टेक्निकल एनालिस्ट यूज करते हैं। हाँ, विप्सॉ में होता क्या है कि आशीष जी, आपको फॉर एग्जांपल आपको राइट का एक डायरेक्शन दिखाया कि राइट में फॉर एग्जांपल आप ट्रेंड में चल रहा है, और अकस्मात आप कह सकते हैं कि वोलाटिलिटी में वो जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स होने के बाद यानी जो अगर आप तेजी में हो तो इमीडिएट मंदी का सिग्नल आ जाता है, और मंदी के सिग्नल में सब लोग मंदी में आ जाते हैं और कंप्लीटली रिकवर होके फिर से तेजी का सिग्नल आता है। दिस इज कॉल्ड एज अ विप्सॉ। करता है तो यहाँ पे बेसिकली। बेसिकली विप्सॉ इज ए टर्म जहां पे आइदर बुल फंसता है या बेर फंसता है। इन दिस केस विप्सॉ जो है इसमें बेर फंसा है। ओके, चलिए, मैंने कहा ऐसा टर्म आया था तो एक बार पूछ लिया जाए। खैर वीरू, आप भी जरा वो हॉट स्टॉक्स रेडी रखना, समय रहा तो बढ़िया वाले हॉट स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे अपन लोग। जय हर्षदा, इस बीच स्क्रीन पे रेडी आपको नजर आएंगे आज के कुछ बेहतरीन स्टॉक से न्यूज, जिन स्टॉक्स पे चर्चा कर लेनी चाहिए मुनाफे की तैयारी में। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज रडार पे, दिग्गजों के साथ शुरुआत कर रहा हूं। रिलायंस क्यों? आशीष, अब जैसे रिपोर्ट्स बार बार सजेस्ट कर रही हैं, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इनफैक्ट कुछ ही देर पहले फिर से आई है, या फिर ओवर द वीकेंड आई है, जहां पर साफ लिखा गया है कि रिलायंस और डिज्नी की जो बातचीत है वो अब अंतिम चरणों में आ गई। एक बाइंडिंग मर्जर पैक्ट इन्होंने साइन कर दिया है। ऐसी स्थिति में दोनों कंपनियां अपने मीडिया ऑपरेशंस को मर्ज करती हुई दिखाई देंगी, और ये डील संभावित तौर पर इसी हफ्ते दरअसल अनाउंस की जा सकती है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर ये फटोल मर्जर हो जाता है, रिलायंस मीडिया और इसके एफिलिएट्स करीब 61% हिस्सेदारी इस मर्ज एंटिटी में होल्ड करेंगे। बाकी हिस्सा ऑफ कोर्स डिज्नी के साथ रह सकता है। इसमें थोड़ा सा ट्वीकिंग रहेगा, लोकल एसेट्स की वैल्यू क्या है उस लिहाज से, लेकिन ये एक डेवलपमेंट है जो काफ़ी समय से दरअसल अटकलों में रही है, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट तो ये कह रही है कि शायद ये डील इसी हफ्ते साइन हो सकती है। ये डील इसी हफ्ते शायद साइन होती हुई नजर आए। ध्यान रखिएगा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो ऐसा सजेस्ट कर रही है। बैती साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी मदद करी है ऑफ लेट स्टॉक ने, इस हेवी वेट ने इंच अप करते करते 3000 के जोन्स पे खड़ा हुआ है। कैसा प्लेस नजर आता है चार्ट्स पे आपको? जी आशीष जी, सिंगल हैंडेडली इसने निफ्टी को सपोर्ट दिया, और जिस हिसाब से निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खड़ा है उसका में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस का रहा है। और जिस हिसाब का सेटअप बना हुआ है, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है यहाँ से एक फ्रेश तेजी दिखाने के लिए। तो 3100 के टारगेट के लिए इन लेवल्स पे भी खरीदारी की ही सलाह है हमारी रिलायंस में, या कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन ऐड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 2960 का, 2960 का एक एसएल मेंटेन करे, 3100 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। इंडस्ट्रीज, क्योंकि इस दिग्गज की चर्चा हुई, शुरुआत में हुई क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज थी, और ये स्टॉक जैसे बहती साहब मेंशन भी करते सिंगल हैंडली ड्राइव कर रहा है, संभाल रहा है बाजार को, तो अपफ्रंट बातचीत करने की जरूरत। पर ध्यान रखें, जो प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हैं, जिस पे आप हमें सुन रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म सीएनबी आवाज का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो कोई ट्रेड वेड लेने का मन बन रहा हो आपका, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। दिग्गजों की बात करी तो रिलायंस इंडस्ट्री से शुरुआत जरूर कर दी। सचिन, दो स्टॉक्स प्लीज नजर पे रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक। ये दोनों सबसे कमजोर कड़ी रह चुके हैं निफ्टी बैंक की। दोनों खबरों में, इसीलिए कह रहा हूं एक बार नजर रखिएगा इन स्टॉक्स पे। मैं आऊंगा आपसे बातचीत करने। हर्षदा, दोनों दिग्गज बैंक्स क्यों रडार पे? यहाँ पर दोनों दरअसल फोकस में इसीलिए आ रहे हैं आशीष, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो इनके इंश्योरेंस बिजनेस से जुड़ा हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक, जहाँ पर ज्यूरिक इंश्योर करीब 70% स्टेक कोटक जनरल में खरीदता हुआ दिखाई देगा। 5560 करोड़ में सौदा होने का आसार बनते दिखाई दे रहे। पहले इरादा था 51% स्टेक सेल का, और फिर बाकी 19% अगले 3 सालों में। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट्स आ रही कि 70% स्टेक सेल के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक को अप्रूवल मिल गया है कि 90% स्टेक ये एचडीएफसी क्रेडालिया में बेचते हुए दिखाई देंगे, इसीलिए दोनों ही काउंटर्स आज फोकस में। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, एचडीएफसी बैंक स्टेबलाइज हुआ है नहीं हुआ है, बॉटम बन चुका है नहीं बन चुका है। एक दिन चला तो लगा था सब बदल रहा है, जब मैनेजमेंट की कमेंट्री बढ़िया सी आई थी, पर अगले 2 दिनों में वो सारे गेन्स गवा भी दिए थे एचडीएफसी बैंक। सत्यन, एचडीएफसी बैंक कैसा प्लेस्ड, और एक रैंक अंडर परफॉर्मर दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक। खबर अच्छी है, कोई खरीदना चाहता था 70% स्टेक स्टैगर्ड वे में, अब अपफ्रंट खरीदना चाहता है।
तो सारा पैसा एकमुश्त आएगा और टर्म्स उस डील के कोई कॉन्टोर्स बदल नहीं रहे, बस बदल ये रहा है कि 51 और 19% पहले खरीदना था, अब एक साथ एक मुश्त 70% खरीद लिया जाएगा इसके जनरल इंश्योरेंस आर्म का। खबर अच्छी है। कैसे देख रहे हो आप इन दोनों स्टॉक्स को? कोई दमखम है किसी में क्या? देखिए, अगर दोनों का प्राइस एक्शन देखें स्पेशली वीकली चार्ट्स पे, तो काफी सिमिलैरिटीज थी। इवन कोटक महिंद्रा बैंक में भी जिस तरीके से एक बिकवाली की ट्रेंड रही है 1900 लेवल से, एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर काफी डोमिनेंट रहा है। बट इमीडिएट बेसिस पे डेटा अगर देखें तो 1700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बेस इसने वैलिडेट किया था। एंड प्लस इसका जो 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है वो 1720 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ये संकेत काफी अच्छे हैं। एक स्टेबल मूव यहाँ से नजर आ सकती है। एंड प्रोबेबली ट्रेंड चेंज एक ब्रेकआउट के बाद नजर आना चाहिए 1760 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करने में कोई हर्ज नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। सो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में जरूर खरीदारी की जा सकती है। मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 1760 के ऊपर ही मोमेंटम को चेस करना चाहिए। बट पोर्टफोलियो के लिहाज से 1720 एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन बन सकता है। जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, पिछले हफ्ते में यहाँ पर एक काफी अच्छा बुलिश हैमर फॉर्मेशन नजर आया था। बट जिस तरीके से एक पैटर्न की कंफर्मेशन की जरूरत है, वो पर्टिकुलर कंफर्मेशन यहाँ पर अभी तक हुई नहीं है। सो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1460 1450 के आसपास का सप्लाई क्लस्टर बरकरार रहना चाहिए। एंड नीचे मुझे लग रहा है 1400 के आसपास का एक सपोर्ट है। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। यहाँ पर खरीदारी इमीडिएटली करने की सलाह नहीं होगी। बट कोटक महिंद्रा बैंक में 1700 के आसपास अच्छा डिपेंडेबल सपोर्ट है। थोड़े से लॉन्ग कमिटमेंट लिए जा सकते हैं। कोटक ज्यादा बेहतर प्लेस्ड, खरीदारी करने का मन बन रहा है इन दोनों दिग्गज प्राइवेट बैंक्स में से तो किसी में बनना है तो वो कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें खरीदारी करें। सैडली एचडीएफसी बैंक में अभी भी स्टेबिलिटी के साइंस नजर नहीं आ रहे। ये दिक्कत सरदर्द फिर बाजारों के लिए भी है कि सचिन जैसे एक्सपर्ट्स अभी भी क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं उस दिग्गज हैवीवेट पे। चलिए, ये निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो रडार पे थे। अब चलें कुछ वायदा बाजार के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अदर देन ये निफ्टी 50 वाले। इसमें एसबीआई कार्ड्स, और इसने बहुत डिसअपॉइंट किया और इसका सरदर्द शायद खत्म नहीं हो रहा है। मानस, चार्ट्स पे रेडी रखना आप एसबीआई कार्ड्स, आपके पास आ रहा हूं, कैसी पोजीशनिंग है अजदा, क्या कहानी? ये जानकर डेटा कंपनी शेयर करती है तो वहाँ पर मार्केट शेयर कंपनी खासा लूज करती हुई दिखाई दे रही है। अब ओवरऑल फुटप्रिंट कैसा बना है मैं बताती हूँ। कार्ड जो इंडस्ट्री लेवल है परफॉर्मेंस जनवरी के महीने में 20.68% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन एसबीआई कार्ड सिर्फ 14.78% ही बढ़ा है। स्पेंड्स में आप देखिए इंडस्ट्री वाइड 30% से ज़्यादा की ग्रोथ है। एसबीआई कार्ड के केस में ये सब 26% ही ग्रो होते हुए दिखाई दिए स्पेंड्स। लेकिन एवरेज टिकट साइज जहां पर इंडस्ट्री के लिए 8% बढ़ा है, एवरेज टिकट साइज एसबीआई के लिए थोड़ा बेहतर है, 10% के आसपास। अब आते हैं मार्केट शेयर ऑफ कार्ड्स। तो ओवरऑल कार्ड्स का मार्केट शेयर 18.7% के आसपास है। यहाँ पर एसबीआई का ओवरऑल मार्केट शेयर है और स्पेंड्स 18.43% ओवरऑल मार्केट में इनके रहे हैं। तो इनका परफॉर्मेंस इतना इंप्रूव हो नहीं रहा है, चाहे आप ईयर ऑन ईयर देखें या फिर मंथ ऑन मंथ। तो थोड़ी सी निराशा उस लिहाज से बरकरार। डिसअपॉइंटिंग, मार्केट शेयर लूज कर रहा है। इंडस्ट्री इनसे बेहतर परफॉर्म करेगी जनवरी में, इनसे बेहतर ग्रोथ डिलीवर करेगी। तो आसान शब्दों में इनके मार्केट शेयर और लूज होता हुआ नजर आ रहा है, दिक्कतों में। ऐसे में मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड है एसबीआई कार्ड्स, क्या करोगे आप? डेटा जो हर्षदा शेयर कर रही जनवरी का, वो इनके लिए फंडामेंटली तो कमजोर है। तो देखिए, पिछले हफ्ते एक छोटा सा पुल बैक जरूर देखने को मिला। स्टॉक ने रिकवरी दिखाई लोअर लेवल पे, बट अभी भी स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल जो कि 755 760 की रेंज में है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 760 के ऊपर ना निकले तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है अग्रेसिव होके। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 722 रुपए का। 722 के नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली स्टॉक से निकलना पड़ेगा। 722 अगर क्रैक कर रहा है आज की डेवलपमेंट्स पे, जनवरी के डेटा पे, तो भैया स्टॉक से निकलिए, एग्जिट करिए। शायद पेन फिर बढ़ने की कगार पे खड़ा होगा। एक और वायदा का स्टॉक, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। सतपुते साहब, चार्ट रेडी रखना आ रहा हूं आपके पास, पर एक नहीं दो खबरें हैं शायद इसमें। आशीष, एक तो इनकी सब्सिडी जो पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स है, उन्होंने करार किया है एक मैन्युफैक्चरिंग अग्रीमेंट, दरअसल इन्होंने साइन किया। टाइवानीज कंपनी है,
कॉम्पाल स्मार्ट डिवाइसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके उनके लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो वो एक खबर है। दूसरी खबर जो है, देहरादून में दरअसल इन्होंने एक फैसिलिटी शुरू कर दी है जहां पर ये वॉशिंग मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए वो स्टॉक्स दोनों ही खबरों के चलते आज फोकस में रहेगा। इंटरेस्टिंग है। एक और कंपनी के लिए, ये कौन सी कंपनी का ब्रांड है इसको देखा? नहीं, मैं वही ढूंढ रही थी कि क्या ब्रांड है, बट कॉम्पाल के नाम से ही इनके प्रोडक्ट। हो सकता है उतरना चाहते हो बाजार में पता नहीं, जो भी है। एक और क्लाइंट जोड़ता हुआ पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और वॉशिंग मशीन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करते हुए। तो डिक्सन दो खबरों की वजह से आज रडार पर रहेगा। सतपुर साहब, फंडामेंटली तो खैर उसमें बहुत ही रिच वैल्यूएशंस, और जैसे जैसे टॉप लाइन एक्सपैंड करेंगे उतना ही ट्रैक्शन मिलेगा, पर टेक्निकली कैसा प्लेस्ड है ये स्टॉक? आशीष जी देखिए, अगर आप इस सीरीज की बात करें तो डिक्सन ने जबरदस्त आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते इसमें एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, और मुझे लगता है कि जैसे कि हम एक्सपायरी वीक में है तो यहाँ पे एक बड़ा टिक आना चाहिए, बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आनी चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है जिसका बेस है 6700 का। अगर आज की बात करें तो देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 7000 के आसपास है। 150-200 रुपए इसके लिए कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है जैसे ही ये 7000 के ऊपर चला जाएगा, ये कम से कम 300 पॉइंट का, 300 पॉइंट्स का फर्स्ट आपको टिक मिलेगा, और उसके बाद 500 पॉइंट का। मेरा इसका टारगेट है 7500 का। तो टारगेट 7300 और 7500 होगा। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 6700 का। जी हाँ, यहाँ पे डिक्सन के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टैट्स में मेरे मौजूद था, और क्योंकि मैं इसको हॉट स्टॉक्स में लेने वाला था, लेकिन अब मैं लूँगा नहीं। बट याद रखिएगा, इसमें लगभग जून 2023 से, ये जून क्यों, आई मीन जनवरी 2023 से चली आ रही राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट होने वाला है। ऑल टाइम हाई पे शुक्रवार को क्लोज हुआ था। एक और बात, इसमें शॉर्टिंग नहीं थी इस स्टॉक में, याद रखिएगा, कोई शॉर्ट नहीं थे इसमें। इसमें अब तक जो भी हुए हैं वो है लॉन्ग रोलोवर्स। 28% रोलोवर्स स्ट्राइक कर चुका है। वाइट गुड सेगमेंट में, कंज्यूमर स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स आशीष, और टेक्निकल सेटअप डिक्सन का लॉन्ग ओनली, और 28% रोलोवर हुआ आशीष। स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आशीष। अब स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग, खबरें अच्छी, डिक्सन रखिएगा आज रडार पे। गावा सर, मुझे पता है आपने देखी नहीं होगी, लेकिन आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। आर्टिकल 370 एक मूवी आई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी लगेगी, मुझे पता है। और मैं आर्टिकल 370 रिवोकेशन के बाद विदिन 6 मंथ्स में गया था कश्मीर। हाँ, और मैंने ऐसी सी जगह देखी जहां पर जो हमेशा प्रॉब्लम होते थे, वहां पर पीस था, एब्सोल्यूट पीस। नहीं, और लोग खुश थे। असल तो में मैंने आर्टिकल 370 को महसूस किया हुआ है। नहीं, वाकई बहुत इफेक्टिव और ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग है। अब उसमें से उतने बड़े पूरे मामले में से कुछ पिक एंड चूज करना, स्मार्टली उठाना, जो स्टोरी को ग्रिपिंग रखे, एंटरटेनिंग रखे, वाकई कमेंडेबल था। अब वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो अच्छा ही है, बाकी सब अपने अपने क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। गावा सर, पीवीआर आइनॉक्स गिरावट थमी है ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि लगातार दबाव में था, अब लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है लोअर लेवल्स के आसपास। क्या करें भाई, बहुत लोग अपसेट हैं इसको लेकर। इसने सारी चाल का रिवर्सल दे दिया है। देखिए, ऐसा है कि पीवीआर आइनॉक्स जो है 1850 के करीब था, हाई था। उसके बाद लगातार हमने करीब 10, 12, 15 वीक्स डाउन मूव देखा है। ये पहली बार है कि ये जो गिरावट है ये थम गई है। गिरावट थमी है, साइन ऑफ वीकनेस। जो वीकनेस इज द वीकनेस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। लगता है करीब एक हफ्ते से सस्टेन कर रहा है, लेकिन इसको बाय करने के लिए जगह होनी चाहिए और कंफर्मेशन चाहिए। मुझे कंफर्मेशन मिलेगा जब ये पार कर लेगा 1400 रुपया। अगर आज पार कर लेता है 1400 तो खरीदना चाहिए, कल करता है तो खरीदना चाहिए, परसों खरीदता है तब करना चाहिए। जब तक ये 1400 पार नहीं करता, वहां पर एक कंफर्मेशन है, फिर जाके ले लेना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1370, 1370, 30 रुपीज का। फिर जो अपमो मिलेगा वो करीब ले जाएगा 1450 टू 1500 जोन्स। तो नीचे आ रहा है, आना थम हुआ है, थम गया है, और 1400 पार करने से कंफर्मेशन मिल जाता है। रिस्क होगा 30 रुपीज, 70 रुपीज स्टॉप टारगेट। अच्छा, ये तो खैर पीवीआर आइनॉक्स की चर्चा हुई। आर्टिकल 370 एक्चुअली मैंने देख लिया, मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने कहा उसकी बात भी कर लेनी चाहिए। हर्षदा के पास वापस चलेंगे, और दो रिजल्ट्स आने थे, दोनों Q4 नंबर्स, दिसंबर एंडिंग कंपनीज। RIL नहीं, रेन इंडस्ट्रीज है, RIL ही वो, लेकिन हम जिस ये रेन इंडस्ट्रीज है, और दूसरा सनोफी।
कैसे रहे हर्षदा दोनों नंबर? रेन के केस में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है आशीष। रेवेन्यू में अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर 25% तक की गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स आपके सामने है, 1.5% तक का दबाव 4100 करोड़ के आसपास ही आया है। एबिटा लॉस आया है वर्सेस एबिटा प्रॉफिट, यानी कि 613 करोड़ का एबिटा लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। और लॉस जो है पिछले क्वार्टर से बढ़कर आया, 66 करोड़ का लॉस पिछले क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में बढ़कर करीब 178 करोड़ पर आता हुआ दिखाई दिया है। टैक्स एक्सपेंसेस इस बीच 500 करोड़ से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक एडिशनल फैक्टर है। इम्पेयरमेंट लॉस करीब 750 करोड़ का भी लेकर आया है ये क्वार्टर। कंपनी कह रही कार्बन सेगमेंट में इम्पैक्ट था क्योंकि यहाँ पर कुछ शिपमेंट डिलेज थे, कुछ मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन था। एडवांस मटेरियल सेगमेंट सीजनल इम्पैक्ट के जरिए सफर कर रहा है, लेकिन सीमेंट सेगमेंट में इनकी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, तो ये रेन के नंबर्स है। दूसरी तरफ सनोफी की बात करें तो रेवेन्यू करीब 3% बढ़कर आया है 694 करोड़ पर। एबिटा 187 करोड़, ये थोड़ा सा बढ़ा है। और अगर आप देखें मार्जिन इनके इंप्रूव हुए, 24.8% के मार्जिन 27% पर आए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से प्रॉफिट 5% बढ़ता हुआ 131 करोड़ था, 137 करोड़ पर आया है, हल्का सा इजाफा इधर। ऑन द फेस ऑफ इट रेन के नंबर्स तो खैर वाकई खराब, पर कुछ चैलेंजेस मैनेजमेंट हाईलाइट कर रहा था इनके कोर सेगमेंट्स में थे, जिससे वो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा इलोंगेटेड थे, तो इस क्वार्टर में भी खिंचते हुए नजर आया वो सरदर्द। हालांकि होप उनके उसी प्रेस रिलीज में है कि Q1 ऑनवर्ड, मतलब उनके लिए मार्च तिमाही हो गई जब उनका कहना है कि हालात पटरी पे लौटना शुरू हो जाएंगे। कुछ हद तक इन्होंने वॉर्न भी कर रखा था चैलेंजेस को लेकर। ऐसे में मयूरेश, आप कैसे अप्रोच करोगे रेन इंडस्ट्रीज को? आप लोग ट्रैक करते हो क्या? और रेन इस तरह के, अब ऑन द फेस ऑफ इट तो कहने चाहिए हाउलर नंबर्स, पर इंटरनल थोड़ी सी अलग कहानी बयां करते हैं और आउटलुक बेहतर है, तो क्या करोगे आप इस रेन इंडस्ट्रीज में? नहीं, लुकिंग एट नंबर्स आशीष जी, एक नीजक रिएक्शन तो जरूर आएगी स्टॉक के ऊपर, बट जैसे मैनेजमेंट की एक कमेंट्री रही है, दे आर एक्सपेक्टिंग Q1 से परफॉर्मेंस, एंड इवन इफ वी एक्सपेक्ट द परफॉर्मेंस टू स्टार्ट कमिंग थ्रू फ्रॉम Q2, जो एंड प्रोडक्ट रियलाइजेशंस हैं अक्रॉस देयर प्रोडक्ट लाइंस, यहाँ पे आई थिंक एक ठीक ठाक रिकवरी आनी चाहिए। इनपुट कॉस्ट्स हैव मॉडरेटेड एंड हैव स्टेबलाइज्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट, और इसलिए मार्जिन परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहनी चाहिए, विच प्रोबेबली लीड्स अस टू बिलीव कि जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी है ये फर्स्ट हाफ में स्टेबल और सेकंड हाफ में रिकवरी के संकेत देने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक नीजा रिएक्शन जरूर आएगा स्टॉक में। वहां पे अगर कंसोलिडेट होता है, एक बेस बनाता है, तो आई थिंक वापस विकल्प हो जाएंगे। बट डेफिनेटली आई थिंक लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी शायद बरकरार है, अज्यूमिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स दैट विल हैपन टू द स्टॉक इन टर्म्स ऑफ टेलविंड्स। शायद थोड़ा कंसोलिडेट हो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स। रखिए दोनों रिजल्ट्स को रडार पे, पर कई सारे ऑर्डर विंस के अपडेट आए। मानस प्लीज ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक्स हर्षदा मेंशन कर रही है 3-4 कंपनी सुनाई देंगी, जो भी अच्छा लगे आपको बताइएगा ट्रेड के लिहाज। हर्षदा, कहाँ का ऑर्डर्स? रेडार पर रहेगा आशीष। 737 करोड़ का ऑर्डर इनको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से मिला है। ये डिजाइन सप्लाई कंस्ट्रक्ट करेंगे 765 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट। फिर ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स पावर ग्रिड से ही ऑर्डर इनके हाथ लगता हुआ करीब 232 करोड़ का ऑर्डर ये बैक करते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही आप JSW इंफ्रा रेडार पर रखेंगे। कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, ये चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मिला है। ये इनको बेसिकली ड्राई बल्क कार्गो का सिस्टम तैयार करना है, जो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पर तमिलनाडु के पोर्ट में बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये उसके डिटेल्स आगे आएंगे कि कितना बड़ा साइज है, कितना इन्वेस्टमेंट होगा। शक्ति पंप्स, इनको दरअसल कुसुम 3 के तहत हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से 2443 पंप्स का ऑर्डर मिला है। 84 करोड़ है इस पर्टिकुलर ऑर्डर साइज के डिटेल्स। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर ऑर्डर विंस के जरिए दरअसल स्टॉक्स फोकस में आएंगे। ये लीजिए तमाम कंपनी जहां पे ऑर्डर मिलने की खबरें। मानस, कोई पसंद आ रहा है क्या, या छोड़ दिए जाए? तो देखिए, 2 स्टॉक पसंद आ रहे हैं। एक तो स्किपर की बात करें तो स्टॉक ने पहले जो 280 के आसपास के हाईज बनाए थे उसको स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रीच किया हुआ है। हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं, तो यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो सकती है। 375 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 319 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। JSW इंफ्रा में करंट लेवल पे फ्रेश आप खरीदारी कर सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है चार्ट्स पे, जिसके टारगेट 285 रुपए के आते हैं। तो पोजीशन ट्रेड लीजिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करके 239 पे स्टॉप लॉस लगाइए। हर्षदा, क्विकली बाकी कौन से दूसरी कंपनियों में सुवेन फार्मा रेडार पर रहेगा। US FDA ने दरअसल इनकी एक इकाई जो हैदराबाद में, वहां पर इंस्पेक्शन कंप्लीट कर लिया है। कोई 483 फॉर्म इशू नहीं हुआ है, पॉजिटिव है।
तो वो स्टॉक रेडार पर। पेटीएम रेडार पर रहेगा, जहां पर एनपीसीआई दरअसल अब जांच करेगा कि क्या पेटीएम को एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है या नहीं। आरबीआई ने एनपीसीआई को कहा है कि वो फाइनल इस पर डिसीजन ले। आज वैसे भी फिनटेक कंपनियां रेडार पर रहेंगी, क्योंकि आज वो फिनटेक की प्लेयर्स की बैठक है वित्त मंत्रालय के साथ, जिसमें पेटीएम हिस्सा नहीं ले रहा है। मैक्स हेल्थ केयर ने दरअसल एक लैंड एक्विजिशन किया है। 21,946 स्क्वायर मीटर का ये लैंड एक्विजिशन होगा। 167 करोड़ में एक्वायर करे। उत्तर प्रदेश में दरअसल 500 बेडेड हॉस्पिटल ये तैयार कर पाएंगे। हुडको में डेवलपमेंट ये है कि सरकार 0.17% हिस्सा अपनी होल्डिंग का बेच सकती है। 75.17% हिस्सा है, उसमें से 0.17% हिस्सा बेचेंगे ताकि वो 25% के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स अडहियर हो सके। अगले 12 महीनों में ये होता हुआ दिखाई देगा। बिग ट्रेड्स में कोल्टे पाटिल के प्रोमोटर ने 2% स्टेक ऑफलोड किया, लेकिन व्हाइट ओक कैपिटल ने अच्छा खासा माल खरीदा है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में भी हमने देखा करीब 1.5% का स्टेक ऑफलोड किया गया था, लेकिन आईसीआईसीआई प्रू ने यहाँ पर लगभग 1% तक की हिस्सेदारी खरीदी है। टिप्स इंडस्ट्रीज बोर्ड बैठक 28 फरवरी को बायबैक पर अप्रूवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, एक काम करा जाए, मुनाफे की तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।